नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि साथियों आपको चैनल पर बताया गया था, 7 दिन क्लास लेने के बाद आपको संडे स्पेशल क्लास दी जाएगी, जिसमें विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होंगे और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सैलाब लाया जाएगा। प्रत्येक रविवार को हमारे रोमेश सर और अभिषेक सर के द्वारा आपको एक संडे स्पेशल क्लास दी जाएगी। आज यह ईवीएस की संडे स्पेशल क्लास है, जिसमें आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बेहतरीन ट्रिक्स और थ्योरी के साथ। तो साथियों, अब आप रोमेश सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने अभी तक 3 क्लासेस अच्छी तरीके से डिस्कस करके कंप्लीट कर ली हैं। आज आपके लिए संडे स्पेशल क्लास आप सभी को बताया गया था, आप सभी को जानकारी है कि संडे को एक स्पेशल क्लास आपके लिए लाई जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, कैसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। इसीलिए मैं आज आपके लिए संडे स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप आपके पास बने हुए हैं, उन सभी पर शेयर जरूर करें, सारे प्रशिक्षु जिससे जुड़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन। कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो सबसे सिंपल था, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े से हार्ड थे। तो अभी आगे सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था, एक चीज और, 1973 में पर्यावरण दिवस वर्ष मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे, 1973 ईस्वी में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन क्या थे? MS स्वामीनाथन एक क्या थे? इसका पहला ऑप्शन है पत्रकार थे, दूसरा है कृषि वैज्ञानिक थे, तीसरा है पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, चौथा है पक्षी वैज्ञानिक थे। तो MS स्वामीनाथन क्या थे? तो इसका सही उत्तर है कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ये पूछ सकता है कि MS स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, कुंभकोणम। तमिलनाडु में एक स्थान है कुंभकोणम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। भारत में क्या हुआ था? हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक तो कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? सभी को पता है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून। देहरादून जो उत्तराखंड में पड़ता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून में स्थित है। देहरादून से एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, फूलों की घाटी। ये क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं? तो सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इसे प्रकाश संश्लेषण
के दौरान हरे पौधे क्या करते हैं, इसे सोख लेते हैं। CO2 का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फिर अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मृतक बच्ची, दूसरा है मांस बच्ची, तीसरा है शाक बच्ची, चौथा है रसायन बच्ची। तो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन घुमा दिया गया थोड़ा सा। अपघटक, आपने सुना होगा अपघटक जो होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, तो सेम वही क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है, मृतक बच्ची। मृतक बच्ची जो होते हैं वे वही अपघटक कहलाते हैं। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं मृतक बच्ची, अपघटक। इसका सही आंसर है मृतक बच्ची। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, दूसरा है सौर विद्युत ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है नाभिकीय ऊर्जा। तो इसको पहले क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे। तप्त भौम जल, तप्त मीन्स होता है गर्म, भूमि का जल, तो भूतापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा, भूतापीय ऊर्जा। किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय, भूमि से प्राप्त हो रही है और गर्म प्राप्त हो रही है, तो ताप मीन्स गर्म होता है, तप्त मीन्स गर्म होता है। तो सेम उसी से आप क्वेश्चन से आप आंसर इसका बना लेंगे। भूतापीय, भौम जल, भूमि का जल, तप्त मीन्स गर्म, तो गर्म जल जो भूमि का हो तो भूतापीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। कहाँ पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में। इसका सही उत्तर क्या है, पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पहला है नेलापट्टू, दूसरा है कुंथुनकुलम, तीसरा है कोक्कारे बेलूर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो कहाँ पर प्रजनन करते हैं, नेलापट्टू में भी, कुंथुनकुलम में भी, कोक्कारे बेलूर, उपर्युक्त सभी। क्योंकि ये पक्षी प्रजनन करते हैं, जो ये पक्षी होते हैं कि आज भारत में अपने वातावरण के अनुकूल ये विचरण करते रहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। तीनों में हर जगह पर ये विचरण करते रहते हैं, जहाँ पर इनको उचित वातावरण प्राप्त हो जाता है वहीं पर अपना निवास करते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। नेलापट्टू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, नेलापट्टू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ठीक, और कुंथुकुलम, कुंथुकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु। कुंथुकुलम है तमिलनाडु, याद रखेंगे आप सभी लोग। नेलापट्टू आंध्र प्रदेश, कुंथुकुलम तमिलनाडु, और कोक्कारे बेलूर ये है कर्नाटक में। कोक्कारे बेलूर कर्नाटक में, ये तमिलनाडु में, नेलापट्टू आंध्र प्रदेश। ये तीनों आप याद रखेंगे। इन तीनों जगह पर पक्षी अपने प्रजनन के लिए अनुकूल है इनके प्रजनन के लिए। तीनों जगह विचरण करते रहते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मीनामाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। जो मीनामाता रोग होता है वह ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें जो मछली होती है उसमें क्या अधिकता पाई जाती है। जो मीनामाता रोग होता है वो जो आप एक मछली होती है उसको खाने से रोग मीनामाता रोग हो जाता है। तो उस रोग जो होता है उसमें क्या अधिकता पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा पारा, तीसरा कैडमियम, चौथा उपर्युक्त सभी। तो वो मछली जो होती है जिसको खाने से ये रोग होता है उसमें पारा की अधिकता होती है। क्या होती है, पारा की अधिकता। पारा उस मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिसकी वजह से मीनामाता रोग हो जाता है। पारा को मरकरी भी कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं। Hg से डिनोट किया जाता है। सर्वप्रथम 1953 में, ध्यान रखेंगे, 1953 में सर्वप्रथम यह रोग कहाँ पर देखा गया था, जापान में। कहाँ पर, जापान में यह रोग देखा गया था सर्वप्रथम 1953 में। मीनामाता की खाड़ी
मिनामाता नाम तभी पड़ा है, मिनामाता की खाड़ी के निकट मछुआरों में देखा गया था। सन 1953 में जापान में मिनामाता की खाड़ी के निकट जो मछुआरे रहते उनमें यह रोग देखा गया था। ठीक, याद रखेंगे ये 1953 में जापान में मिनामाता खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था। तो इसका सही आंसर है पारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत है O3, ओजोन को क्या कहते हैं? O3। ठीक, इसका अधिकतम ह्रास किस में से हुआ? निम्न में से किस में से हुआ है? इसमें उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? दक्षिणी ध्रुव। कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। इसमें उत्तरी ध्रुव सभी बच्चे लगा करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। सही आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा ह्रास होता है, क्योंकि अंटार्कटिका जो होती है, अंटार्कटिका की लेयर कमजोर कहाँ पड़ती है? दक्षिणी ध्रुव में। तो दक्षिणी ध्रुव में यह इसका सबसे ज़्यादा ह्रास होता है। तो आपको सही आंसर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। और एक चीज़, एक क्वेश्चन और है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ये भी याद रखेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? भारत का कौन प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? पहला ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, दूसरा है मेहरचंद महाजन, तीसरा है हीरालाल जेकानिया, चौथा है एसआर दास। तो इसका सही उत्तर क्या है? हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया जो हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। का सही उत्तर है हीरालाल जेकानिया। फिर अगला देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। तो इसका सही उत्तर सभी को पता है, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीव के लिए बनाई जाती है बुक। उसमें सारे विलुप्त प्रजातियों की विलुप्त प्रजातियों की जानकारी निहित होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में ये बुक प्रकाशित की गई थी। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? IUCN द्वारा। IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। याद रखेंगे 1964 में IUCN द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये दो चीज़ें याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसका IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के गैलेंट शहर में है, ये भी आप याद रखेंगे। वैसे इसका मुख्यालय से पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। 1964 ईस्वी में IUCN द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो पहला ऑप्शन है गिरिजा व्यास, दूसरा है रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? रेखा शर्मा। इसका सही उत्तर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त की गई थी। ये 2021 तक रहेंगे, अभी 2021 तक इनका कार्यकाल है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? सभी को पता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। एक क्वेश्चन और है, संविधान के आर्टिकल 108 में लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के बारे में बताया गया है। कौन संचालित करता है इसको? लोकसभा का अध्यक्ष। जब लोकसभा और राज्यसभा की संचालित करने की बात आती है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसे संचालित करता है। संविधान के 108 अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ये याद रखेंगे, ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका संचालन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था किस में है? 9। किस अनुच्छेद में, किस भाग में है?
9। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत है, याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था है। और अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, 74वें संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। 73वें पंचायती राज व्यवस्था से, 74वां शहरी स्थानीय स्वशासन से। फिर अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुल जाने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन पराऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सी ऐसी गैस है जो पानी में घुल जाती है तब वह अम्लीय हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के पानी में घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लाया गया? विधि का शासन विचार कहाँ से लाया गया? तो इसमें पहला है अमेरिका, दूसरा इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो कहाँ से लाया गया है देख लेते हैं। इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लाया गया है? इंग्लैंड से लाया गया है। और फिर देख लेते हैं अमेरिका से क्या है? मौलिक अधिकार। अमेरिका से क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक, ये चीजें याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे बन सकता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, इसी तरीके से आप याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया है। अमेरिका से मैंने बता दिया राष्ट्रपति के बारे में, मौलिक अधिकार, ये सारा चीज अमेरिका से लिया गया। इंग्लैंड से विधि का शासन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और स्विट्जरलैंड, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ स्विट्जरलैंड से क्या लिया गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग जो है 324 अनुच्छेद 324 के तहत यह जारी करता है। यह भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 324, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या था? भारत का निर्वाचन आयोग। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के लिए प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक काल, दूसरा विशेषाधिकार काल, तीसरा शून्यकाल, चौथा प्रश्नकाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? देखते हैं। प्रश्नकाल, जो कार्यवाही का प्रथम घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है, जिसके दौरान क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं, यही सब पहला प्रथम घंटा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या? क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पहले समझिए फिर उसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन सेम वैसा, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देने योग्य बात है, इसमें से वर्षा जल संग्रहण, तो वर्षा का जल है तो वर्षा जल का जमाव होगा और भंडारण होगा, ना कि ऊपर वाला ऑप्शन प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। तो इसका सही उत्तर क्या है? वर्षा जल का जमाव भंडारण, क्योंकि वर्षा का जल है इसलिए वर्षा जल ही जमाव होगा, अन्य कोई जल नहीं आप जमाव करेंगे। समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक, इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? पहला ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा बांदीपुर नेशनल पार्क, चौथा गिर नेशनल पार्क। तो कहाँ पर आप है भारतीय गैंडा, कहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं? सही उत्तर इसका क्या है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दे रहा हूं, असम काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा कहां पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर? असम, याद रखेंगे। कार्बेट नेशनल पार्क, बताइएगा कार्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, उत्तराखंड। फिर अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है? गिर नेशनल पार्क।
तो गिर नेशनल पार्क गुजरात, ठीक, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा असम, बांदीपुर कर्नाटक और गिर नेशनल पार्क गुजरात। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में सही है। तो सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है। जब कोई चीज उत्पादित की जाएगी सबसे पहले तो उत्पादक ही आएगा। तो पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन, इस ऑप्शन में आपको उत्पादक दिख रहा है और ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे पहले, क्योंकि इसमें उत्पादक नहीं है। ठीक, अब जब उत्पादक होगा तो उसे डायरेक्ट अपघटक थोड़ी करेगा, मतलब अपघटित पदार्थ में डायरेक्ट नहीं, जब उसे कोई खाएगा उसके बाद अपघटन होगा ना। तो उसके बाद ये देखेंगे उत्पादक के बाद अपघटक आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्पादक पहले हरे पेड़ पौधे, फिर उसको बकरी जो भी द्वितीय उपभोक्ता वो खाएगा, फिर उसके बाद अपघटक होगा। तो पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, फिर अपघटक, ये आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? सबसे अधिक कौन सी गैस वातावरण में उपस्थित होती है? CO2। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्या उपस्थित? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? सभी को पता है क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। लाइकोपीन जो है ये टमाटर में लाल रंग के कारण, इसका यही वर्णक है जिसकी वजह से टमाटर जो होता है लाल रंग का होता है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला है, लाइकोपीन वर्णक जो होता है लाल, टमाटर रंग उसका लाल होता है, उसकी वजह से लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। इसका सही उत्तर क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऐसी गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, मानवीय गतिविधियां कौन सी हैं? तो पहले ऑप्शन है वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसेल, कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के कारण पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सभी के कारण पृथ्वी पर जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूफोर्बेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफोर्बेसी फैमिली कई सारी फैमिली होती हैं, लेकिन यूफोर्बेसी फैमिली की कौन सी ऐसी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन है जेट्रोफा, दूसरा कैडलनट ट्री, कापर लीफ, सर्पगंधा। तो इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है? जेट्रोफा जो पौधा होता है जिसे रतनजोत भी कहते हैं, रतनजोत आपने सुना होगा, रतनजोत यह द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसे जेट्रोफा हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। रतनजोत या जेट्रोफा जो होता है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जेट्रोफा या रतनजोत। फिर अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में सबसे बहुत महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओस्मियम सैक्टम है। ये याद रखेंगे, ये सभी को पता है। ओस्मियम सैक्टम किसका रासायनिक नाम है? उसको किस नाम से जाना जाता है? तुलसी। सभी को पता है। इतनी बड़ी जड़ी बूटियों की रानी और ये इतना बड़ा थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। आप इसको पढ़िए अच्छे से। ओस्मियम सैक्टम किसका रासायनिक नाम है? तुलसी का। तो तुलसी जो होती है सभी जड़ी बूटियों की रानी होती है। ये हिंदू धर्म, इसमें हिंदू लोग जो होते हैं इसे बहुत ही पूजते हैं। तो इसका सही उत्तर है तुलसी। फिर अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसमें अशुद्ध जल, ताजा जल, नल का जल, ये सारी चीजें गलत हैं। ये सारी चीजें हमने ले, पीने का जल ही इसका सही आंसर। पीने के लिए है तो पीने का जल। इसका सही उत्तर क्या है? पीने योग्य जल। ठीक, इसका सही उत्तर है पीने योग्य जल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984। सबसे पहले से क्वेश्चन बनेगा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। ठीक, अब किस गैस के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सही उत्तर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट।
और कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 1984 ईस्वी में। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए थे, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी नहीं समझ में आए, कोई भी परेशानी, कुछ त्रुटि, कुछ भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर अगली संडे क्लास में मिलते हैं, अगले संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।